A very good morning to all. In this video, we shall discuss how to write a research proposal or synopsis. इस वीडियो में हम बात करेंगे शोध प्रस्ताव या शोध रूपरेखा को किस तरह से लिखा जाता है। व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस। शोध प्रस्ताव या शोध रूपरेखा के कौन कौन से पद होते हैं जिनके आधार पर रिसर्च प्रपोजल लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल की। तो क्या होता है, जब हम किसी एरिया में किसी टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक को हमने आइडेंटिफाई किया है या जिस प्रॉब्लम का हमने सिलेक्शन किया है उसके ऊपर आपको रिसर्च कंडक्ट करना है, या आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है या आपको डिसर्टेशन बनाना है, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं या समस्या का चयन करते हैं। तो उस रिसर्च को कैसे आपको कंडक्ट करना है उसके लिए जो आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं, स्टार्ट से लेके एंडिंग तक क्या क्या होगा, प्लानिंग को समराइज करते हैं, एज्यूम करते हैं किस स्टेप में क्या आपको करना है, और जो आपका रिसर्च होगा उसको प्रिसाइज करके उसके मेजर पार्ट को हम नोट डाउन करते हैं। उसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस। यहाँ पर आप जो रिसर्च करते हैं, क्या रिसर्च करनी है उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट, वाई, क्यों कर रहे हैं आप, हाउ और कैसे आप उसको करेंगे। तो रिसर्च को कंडक्ट करना क्या, क्यों और कैसे, रिसर्च प्रोग्रेस को या रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है आपका सिनॉप्सिस। ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, शोध प्रक्रिया के दौरान, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, समस्या को पहचानने के बाद या प्रॉब्लम के सिलेक्शन के बाद, ठीक है। फर्स्ट टास्क बिफोर द रिसर्चर, सबसे पहला कार्य होता है शोधकर्ता के पास क्या, कि उसको अपने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए उस शीर्षक जिसका उसने चुनाव किया है, जिस समस्या का उसने चुनाव किया है, जिस प्रॉब्लम को उसने सेलेक्ट किया है उसके लिए प्रपोजल लिखना या सिनॉप्सिस लिखना। वो प्रपोजल सिनॉप्सिस आपका यूनिवर्सिटी में सबमिट होगा, जिसके ऊपर आपको अपना रिसर्च आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आप वहाँ पर अपने शोध की संक्षिप्त रूपरेखा यूनिवर्सिटी, अपने गाइड, अपने आरडीसी कमेटी के सामने रखते हैं कि किस किस वे में आपको अपना रिसर्च कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको रिसर्च प्रपोजल देना होता है। कब देना होता है? जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या इंक्लूड रहता है आपका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का विवरण या समस्या का कथन या समस्या कथन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव हैं आपके रिसर्च के। हाइपोथेसिस, क्या परिकल्पनाएं हैं आपके रिसर्च की। प्रोसीजर, कौन सी प्रविधि, कौन सी प्रक्रियाएं रहेंगी। डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, आपका जो रिसर्च वर्क है उसका कौन सा डिज़ाइन है, कौन सा विकल्प है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है आपका, हिस्टोरिकल है आपका, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है आपका, डिस्क्रिप्टिव है आपका, सर्वे है आपका, केस स्टडी है आपका। कौन सा रिसर्च आपने कंडक्ट करना है उसके बारे में आप बताएंगे। सैंपल क्या होगा आपका, न्यायादर्श क्या होगा, सैंपल टेक्निक्स क्या होंगी आपकी, कैसे आप पॉपुलेशन से अपने सैंपल को ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। डेटा कलेक्शन के लिए कौन से टूल का यूज़ करेंगे, सेल्फ मेड यूज़ करेंगे या पहले से प्री डिफाइन जो टूल आपके बने रहते हैं उनका यूज़ करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कौन से स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे आप अपने इंटरप्रिटेशन में या लास्ट में विश्लेषण के लिए। तो रिसर्च प्रपोजल क्या है आपका, ब्लूप्रिंट ऑफ आवर रिसर्च या हमारे शोध की रूपरेखा। जैसे आपको मालूम है कि आप जब एक मकान का निर्माण कराते हैं तो आपको मकान के नक्शे की ज़रूरत पड़ती है या मैप की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए शोध प्रस्ताव या रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं
या लास्ट में ब्रीफली कर लेते हैं क्या है आपका रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल आपका एंटायर प्रोजेक्ट रिसर्च वर्क शेप्स इनटू कॉन्क्रीट फॉर्म। यहाँ पर जो हमारा रिसर्च का जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे मन में चल रहे होते हैं, किस वे में हम अपने रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, उसको हम जब पेपर पर नोट कर देते हैं और जो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे माइंड में जो बातें चल रही होती हैं उनको हम कॉन्क्रीट शेप में लेकर आते हैं और उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। आपके गाइड देखेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आरडीसी कमेटी के सामने जाएगा। उस तरह से आपका वर्क आगे बढ़ता जाता है। ए रिसर्च प्रपोजल इज़ लाइक द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर रिसर्च वर्क। जो आपका रिसर्च होता है वो क्या है, ब्लूप्रिंट है आपका, या आउटलाइन है आपका, या स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या होगा। तो यहाँ पर कौन बताता है, रिसर्च प्रपोजल। ये रिसर्च प्रपोजल सर्व्स एज ए प्लान ऑफ एक्शन। ये हमारा रिसर्च है उसका हम कैसे क्रियान्वयन करेंगे, वो किसके द्वारा होता है, रिसर्च प्रपोजल के द्वारा, या शोध रूपरेखा के द्वारा, या सिनॉप्सिस के द्वारा, या शोध प्रस्ताव के द्वारा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस। जो हमारा शोध प्रस्ताव होता है उसके कौन कौन से मेजर स्टेप होते हैं। और आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आप सिनॉप्सिस राइटिंग करते हैं, ठीक है, प्रपोजल राइटिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर जो होता है बहुत प्रिसाइज वे में करते हैं। मेजर पार्ट को ही यहाँ पर हम मेंशन करते हैं और फालतू की चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। पूरा रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस आपका फ्यूचर टेंस में बनता है। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका होता है क्या, टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम में क्या होता है, जो आपका शीर्षक होता है, तो यहाँ पर आप शीर्षक को मेंशन करते हैं, कहाँ पर, फर्स्ट पेज पर। और यहाँ पर अपना नाम, नेम ऑफ़ द रिसर्चर, नेम ऑफ़ द गाइड, नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी जिसको आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी। यहाँ पर हम आपको स्टेप बता रहे हैं, आगे इन्हीं स्टेप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पर आपका जो समस्या है आपका, या जो अध्ययन है उसका आपकी प्रस्तावना आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या कथन या समस्या का कथन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य का अध्ययन। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज़, हमारे शोध की उद्देश्य क्या हैं। हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी, हमारे शोध की परिकल्पनाएं क्या हैं। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, हमारे शोध में जो टर्म जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं उनको डिफ़ाइन करना। डिलिमिटेशंस क्या है, शोध का सीमांकन करना, किस एरिया तक हमारा शोध कंडक्ट होगा, किस एरिया को कवर करेगा, तो यहाँ पर हम लिमिट में बांधते हैं उसको, उसकी हम बात करेंगे। मेथडोलॉजी की बात होगी, कौन से मेथड के थ्रू करना है आपको, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, केस स्टडी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, तो यहाँ पर आपको उसको मेंशन करना रहता है। मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर आप मेथड लगाएंगे, कौन कौन से स्टेट का आपका यूज़ करना है, टी टेस्ट का, CR का, एनोवा का, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन, जो आप स्टेट यूज़ करेंगे उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। लास्ट में आपको लिखना होता है रेफरेंसेस, किस किस जर्नल्स की आपने हेल्प ली है, किस किस बुक्स की आपने हेल्प ली है, कौन कौन से पहले की जो थीसिस आपके पब्लिश हो चुकी हैं वहाँ से हेल्प ली है, कितना आपने कंटेंट नेट के थ्रू एक्सेस किया है, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है। एक बार हम जानेंगे फिर से रिसर्च प्रपोजल के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल विल बी ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ आवर वर्क to be carried out by a researcher. It is not a detailed report of research work. क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रिसाइज वे में मेजर पार्ट को एज्यूम करके हमको लिखना होता है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम, कि समस्या जो आपका शीर्षक है समस्या, उसको आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रहता है, ठीक है, प्रपोजल का, जहाँ पे आप डालते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपको जो समस्या होता है उसको हम सबसे ऊपर मेंशन करते हैं, किसके साथ, अपना नाम डालेंगे, रिसर्चर का नाम, नेम ऑफ़ द गाइड, आप
गाइड का नाम डालेंगे, नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे जिस यूनिवर्सिटी में आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम होगा ये आपका बोल्ड रहेगा। इस पेज पर आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट वे में हमको लिखना होता है। नेक्स्ट आपका रहता है इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट एंड जस्टिफिकेशन। यहाँ पर आपको अपना क्या बताना होता है, प्रस्तावना, जो आपने अपनी समस्या का चुनाव किया है उस समस्या की हम प्रस्तावना को यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर हम जस्टिफिकेशन देते हैं कि आपने जो प्रॉब्लम ली है उस प्रॉब्लम का चुनाव आपने क्यों किया है, ठीक है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड भी बताते हैं, भूमिका जिसको हम बोलते हैं, इमरजेंस ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की उत्पत्ति। अब यहाँ पर हम जस्टिफाई करते हैं एक जो टॉपिक आपने लिया है क्यों लिया है, किस तरह से आप इसको कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस सेक्शन द रिसर्चर इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम ब्रीफली। यहाँ पर जो शोधकर्ता होता है अपनी समस्या को बहुत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। हाउ द प्रॉब्लम इमर्ज, समस्या की उत्पत्ति कैसे हुई, इट्स सोशल एंड एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, इसके सामाजिक और शैक्षिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इट्स इम्पोर्टेंस, और उसकी क्या भूमिका होगी या क्या इसका महत्व होगा या क्या सिग्निफिकेंस होगा। वी कैन मेंशन, इसको हम मेंशन कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, अध्ययन की पृष्ठभूमि के नाम से। हियर द एंटायर टॉपिक ऑफ स्टडी इज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रीफ। यहाँ पर जो हमारा पूरा जो टॉपिक होता है, जो हमारा रिसर्च का जो आपने टॉपिक का चुनाव किया होता है उसको हम ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, प्रिसाइज वे में एक्सप्लेन करते हैं। हेयर द रिसर्चर स्पेसिफिकली डील्स विद द जस्टिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च प्रपोज्ड। यहाँ पर आपने जिस टॉपिक को लिया है आप बताएंगे आपने क्यों उसको लिया है, कैसे आपको करना है, आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी सेलेक्ट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन उत्तराखंड एज ए प्रॉब्लम ऑफ हिज एंड हर स्टडी। एक रिसर्चर ने एक टॉपिक लिया है, ठीक है, क्या, प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में प्राथमिक समस्या की शिक्षा की समस्याएं। अब यहाँ पर क्या है, जो रिसर्चर होगा वो डिस्कस करेगा उत्तराखंड की प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, ठीक है, उसको उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किन किन एरियाज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, पूरा यहाँ पर आप प्राइमरी एजुकेशन को मेंशन करेंगे। उसका स्टेटस क्या है, इंट्रोडक्शन अलोंग विद द वेरियस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप जस्टिफिकेशन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे किस तरह से आप अपने टॉपिक को डिफेंड करेंगे। द थर्ड स्टेप इज़ रिसर्च प्रपोजल, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और स्टेटमेंट और डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे आपका जो फर्स्ट पेज होता है टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आप अपने टाइटल को, अपनी प्रॉब्लम को बहुत ही प्रिसाइज वे में लिखते हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में लिखते हैं, शब्दों का लिमिटेशन होता है वहाँ पर। लेकिन इस स्टेप में आप अपने प्रॉब्लम को लिखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, किस एरिया में आपको वर्क करना है, क्या आपका स्कोप है स्टडी। तो यहाँ पर हम अपने जो हमारा टॉपिक होता है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहेगा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य का अध्ययन। अब यहाँ पर आपको करना होता है आपने जिस टॉपिक का चुनाव किया है या सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम जो आपने किया है उसमें इंडिया में कितनी स्टडी हुई है, फॉरेन में कितनी स्टडी हुई है, उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, उनकी सैम्पलिंग क्या है, उनके कंक्लूज़न क्या है, उनका हम अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे रिसर्च में, हमारे शोध में हमको एक न्यू वे प्रोवाइड करते हैं। उसके आधार पर हम अपने शोध में, जो पुराने शोध हैं उनमें क्या कमियां रह गई थी, किन एरियाज़ में वर्क नहीं हुआ था और कौन कौन से हम न्यू एरियाज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है, आपको संबंधित साहित्य का अध्ययन, 2 पार्ट में मेनली आपका डिवाइड रहता है। पहला द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पर आपने जो प्रॉब्लम को ऑप्ट किया है, जिस प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है उसका आपको बैकग्राउंड मिलता है, आपको पृष्ठभूमि मिलती है, प्रीवियस स्टडीज़ में क्या हुआ था, किन किन एरिया पे फोकस किया गया था,
किन किन एरियाज़ को छोड़ा गया था, किन किन एरिया पे लाइट नहीं पड़ी, तो आपको यहाँ पर हेल्प मिलती है। सेकंड आपका क्या, द रिसर्च वर्क ऑलरेडी कैरीड आउट इन द एरिया, और कितना रिसर्च वर्क इन एरियाज़ में हो चुका है, जिस एरिया को आपने ऑप्ट किया है, जिस एरिया को आपने चूज़ किया है, या जिन वेरिएबल्स को आपने अपने रिसर्च टॉपिक में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वास्ट लिटरेचर मिल जाता है आपके टॉपिक से संबंधित। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यहाँ से आपको समरी मिलती है, आपको कंक्लूजन मिलते हैं, आपको सैम्पलिंग मिलती है, आपको कौन कौन से एरिया आपके इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका रहता है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम कोई भी रिसर्च करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो हमारे उद्देश्य निर्धारित रहते हैं कि क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, कैसे हम उनको फुलफ़िल करेंगे। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव आपके होंगे। ऑब्जेक्टिव आर द बेसिस फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च। किसी भी शोध के लिए जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो क्या होता है, फाउंडेशन होती है, नींव होती है। ऑब्जेक्टिव केवल रिसर्च में ही नहीं, किसी भी वर्क में आप जाएंगे, किसी भी एरिया में जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद प्रॉब्लम कम आती है। आपके पास वहाँ पर स्टेप रहते हैं किस तरह से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव को बनाना होता है, जिनकी बिहाफ पर आप अपने रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। और नेक्स्ट वाले लास्ट वाले में आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको यहाँ पर जो आप स्टडी लेते हैं वहाँ आपको पता चलता है आपने उस स्टडी का चुनाव क्यों किया है। वाई ऑफ द पार्टिकुलर स्टडी, वाई दिस प्रॉब्लम, ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, वाई दिस वेरिएबल, इन वेरिएबल्स को आपने क्यों लिया। ठीक है, वाई द सैम्पल, इस जनसंख्या या इस न्यायाधीश का चुनाव क्यों किया। ए स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन, यहाँ पर आप अपने टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस की। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हमारा होता है यहाँ पर हाइपोथेसिस, या जिसको हम बोलते हैं परिकल्पना। परिकल्पना क्या होती है, आपने जो टॉपिक ऑप्ट किया है, जिस टॉपिक का आपने चुनाव किया है, उसमें जो वेरिएबल हैं आपके, उन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनको हम यहाँ पर परिकल्पना में डालते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर ही हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं या उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना क्या होती है, टेंटेटिव रिजल्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम, हमारी समस्या का संभावित उत्तर या संभावित समाधान। तो यहाँ पर क्या होता है, हम अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस कैसी होंगी, आपकी वेल ग्राउंडेड होंगी। इज इंडिकेशन दैट ए रिसर्चर है सफिशिएंट नॉलेज इन दिस एरिया। हाइपोथेसिस बनाने के लिए आपको वहाँ पर हाइपोथेसिस का पूरा ज्ञान हो, हाइपोथेसिस किस तरह की होनी चाहिए, हाइपोथेसिस में क्या क्या ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस की नॉलेज हो, जो आपका नेक्स्ट मेन स्टेप है हाइपोथेसिस। इसी को हम लास्ट में टेस्ट करते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हमारी फाइंडिंग हमको मिलती है। द हाइपोथेसिस गिव्स डायरेक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यहाँ पर हाइपोथेसिस के थ्रू ही हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर इंटरप्रिटेशन करते हैं या हम विश्लेषण करते हैं। जो हमको डेटा मिलता है उसके आधार पर हम आंकड़ों को एकत्र करते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है, हमको क्लियरली अपनी हाइपोथेसिस बनानी होती हैं अपने रिसर्च स्टडी के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। यहाँ पर आपका जो टॉपिक होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उसमें जो वेरिएबल आते हैं उन वेरिएबल को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। वेरिएबल्स का मीनिंग साइकोलॉजिकल वेरिएबल आपके हो सकते हैं या जिस वेरिएबल पर आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, बुद्धि, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, एटीट्यूड, अभिवृत्ति, एडजस्टमेंट, समायोजन, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एंजाइटी, या कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पर ले सकते हैं जिसको आपने अपनी स्टडी में चुना होगा।
जो आपका टॉपिक होता है। तो उस टॉपिक में जो जो मेन टर्म आएंगे, जो मेन वर्ड्स आएंगे, उनको हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर डिफाइन कैसे करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। एक आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन हो जाता है, दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूटिव डेफिनेशन हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूटिव डेफिनेशन में क्या होता है, जो उसका मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट की या अचीवमेंट की, उपलब्धि की, तो आप वहाँ पर उपलब्धि की एक डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूटिव हो गई। ऑपरेशनल का मतलब भी उपलब्धि ही होता है, लेकिन आप किसका उपलब्धि वहाँ पर मेज़र करेंगे, किसका अचीवमेंट मेज़र करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका हो जाएगा द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन एन अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द रिसर्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप अपने अकॉर्डिंग जो आप बच्चे का अचीवमेंट लेवल चेक करेंगे वो आपका अचीवमेंट होगा। और कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या होगा, जो मेन डेफिनेशन है आपकी जो पहले से चली आ रही है वो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर मेथडोलॉजी की, ठीक है, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं किस मेथड के थ्रू आप रिसर्च को कंडक्ट करेंगे और कौन से मेथड को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। द डिटेल अबाउट मेथड ऑफ रिसर्च टू बी यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च। यहाँ पर आप मेथड को पहले चुनाव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कौन से मेथड के अकॉर्डिंग आप स्टडी को करेंगे। हिस्टोरिकल मेथड, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, क्या आपके सैम्पलिंग प्रोसीजर होंगे, कौन से मेथड के थ्रू आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव, स्नोबॉल, ठीक है, और डेटा कलेक्शन और एनालिसिस को भी हम यहाँ पर वो करते हैं डिस्क्राइब, मतलब कि कौन कौन से मेथड आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेथड का मतलब किस प्रकार की आपकी स्टडी यहाँ पर रहेगी। द मेथड ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्च विल स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द डेटा एंड देयर ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर आप ले लेंगे हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आपका हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, केस स्टडी हो जाएगा, या आपकी जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं उनको यहाँ पर आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है, मेथड हो जाएगा आपका। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सैंपल की, ठीक है। तो यहाँ पर सैंपल आप किस तरह से, जो आपकी होल पॉपुलेशन होगी, कैसे आप सैंपल को ड्रॉ करेंगे। सैंपल ड्रॉ करने की टेक्निक्स आपके रैंडम सैम्पलिंग की, पर्पसिव, स्नोबॉल, क्लस्टर, कोटा सैम्पलिंग, कौन सी सैम्पलिंग के थ्रू आप पॉपुलेशन से अपने सैंपल को ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर तो मेंशन करना होगा आपका। नेक्स्ट आपका रहेगा टूल एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। किस उपकरण की सहायता से आप अपने आंकड़ों को एकत्र करते हैं या डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका थर्ड है टूल एंड टेक्निक्स वाला, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी के द्वारा आप डेटा कलेक्ट करेंगे और अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स, ठीक है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट टू नोट द रिसर्च टूल, आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल। In this section, the researcher will describe the various tools which are to be used for data collection. The researcher is constructing the tool himself. यहाँ पर आप रेडीमेड टूल का भी यूज़ कर सकते हैं और सेल्फ मेड टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी पीएचडी जब आप करते हैं तो आपको एक सेल्फ मेड टूल बनाना होता है, स्टैंडर्डाइज करना होता है और उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, नॉर्म्स भी डिसाइड करने होते हैं। तो यहाँ पर आप टूल्स का चुनाव करेंगे, किस टूल्स के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका रहता है मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। यहाँ पर आप कौन कौन से स्टैट को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्वालिटेटिव को यूज़ करेंगे कि क्वांटिटेटिव को यूज़ करेंगे। टेक्निक शुड बी डिस्क्राइब्ड इन रिसर्च प्रपोजल। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू मेंशन ओनली नेम ऑफ द टेक्निक बट इट इज़ मस्ट टू बी क्लैरिफाइड। यहाँ पर आपको क्लियर रहना चाहिए कि क्या पर्पस है आपका, जो आप टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं। द सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक एंड इट्स यूज शुड बी जस्टिफाइड इन द टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर हम जस्टिफाई करेंगे कि क्यों हम इस टूल को या क्यों हम इस मेथड्स को, जो स्टैट के मेथड आपके क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मेथड की हम बात कर लेते हैं, टी टेस्ट आपका, एनोवा, काई स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन, कोरिलेशन, किसका हमको यूज़ करना है। तो ये आपके मेथड एंड डेटा एनालिसिस हो जाएंगे। तो
आपका इतना था। लास्ट में आपका यहाँ पर रहता बचता है रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पर आप लिखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची जिसको हम बोलते हैं, कहाँ कहाँ से आपने हेल्प ली, कौन कौन से जर्नल्स की, कौन कौन से पत्र पत्रिकाओं की, कौन सी बुक्स की, कौन से पुरानी थीसिस की, कौन से पुराने आर्टिकल की, कौन से जर्नल्स की। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देते हैं और क्या क्या आपने वेब से कंटेंट को एक्सेस किया। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सिनॉप्सिस में या प्रपोजल में तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक हम सैंपल के साथ बात करेंगे सिनॉप्सिस की, कि सिनॉप्सिस कैसे बनती है। तो उसमें एक टॉपिक दिया होगा, एक प्रॉब्लम दी होगी, उस प्रॉब्लम को हम पूरा डिफ़ाइन करेंगे एक प्रपोजल के रूप में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक प्रपोजल दिखाएंगे, एक सिनॉप्सिस दिखाएंगे, कैसे हम प्रपोजल सिनॉप्सिस को बनाते हैं। थैंक यू।